अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैटफ के हवाले से जो इंतहाई अहम कानून साजी थी वो मुकम्मल हो गई और इसमें दो बिल बड़े अहम आज मंजूर किए गए। इसके अलावा भी जो पास हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे मुतअद्दिद बिल जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन के हवाले से था, एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाने के हवाले से एक बिल वो भी पास हुआ और दीगर बिल भी पास हुए। लेकिन जो दो इंतहाई अहम बिल पास हुए उसमें जो पहला बिल पास किया गया वो था इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक 2020 बिल 2020। नाज़रीन, ये बिल जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये भी एक तरह से फैटफ के लिए जो अहम कानून साजी थी उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसके तहत जो मदारिस हैं और जो मसाजिद हैं, जो इमाम बारगाहें हैं, वो तमाम वफाक के डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगी और चीफ कमिश्नर जो कैपिटल के हैं वो एक मुंतज़म जो है वो तयनात करेंगे जो इनको रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जिससे अगर कहीं पे से भी कोई पाकिस्तान के मुखालिफ आवाज़ है, फ़िरकावारियत की आवाज़ है या वहाँ से कोई ऐसी फंडिंग की जा रही है, जमा की जा रही है जो कि बाहर भिजवाई जा रही है, जिससे कोई एक ख़ास फ़िरकावारियत के लिए कोई फंडिंग इस्तेमाल की जा रही है, तो उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ये इंतहाई अहम बिल है। और उसके अलावा आपको मालूम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल 2020 भी पास कर दिया गया। ये जो है बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में अमेंडमेंट लाई गई है और इसकी भी मुतअद्दिद शिकें पढ़ी गई और उसके बाद पास कर दिया गया। जब पहला बिल जो ख़ास तौर पर था इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल 2020, उसके पास होने के बाद, क्योंकि उसमें हेड काउंट भी किया गया क्योंकि अपोजिशन की डिमांड पर, और जब 200 हिज़्बे इक़्तिदार को मिले और फिर 190 हिज़्बे इख्तलाफ को मिले, तो उसके बाद काफ़ी शोर शराबा मचाया अपोजिशन ने और एक वक्त वो आया कि तमाम अपोजिशन वॉकआउट कर गई, जिसकी लीड जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने और उनके पीछे पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर तमाम जमातें उसी वक्त उठ के चली गई। उसके बाद एक स्मूथ सेलिंग थी कॉन्टीन्यूसली और फिर आखिर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तकरीर की और एक दफ़ा फिर उन्होंने ये बात वाज़े कर दी कि अपोजिशन अगर हमें हमारा ताउन चाहेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ तब उनको हासिल होगा जहाँ पे जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए वो हमारा कुछ साथ चाहेंगे, हम उनका साथ देंगे, लेकिन करप्शन बचाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस थी, है और रहेगी। आज फिर एक दफ़ा उन्होंने वाज़े कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इस हद तक भी गए, उन्होंने कहा कि आज मेरे जो खदशात थे वो यकीनन वो समझ रहे हैं कि वो सही साबित हुए, क्योंकि उनका ये ख्याल था प्राइम मिनिस्टर का कि फैटफ में जो पिछली हुकूमतें नेगोशिएशंस करती रहीं फैटफ के फोरम पे जाके, तो उनको लगता था कि वहाँ पे भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इंतहाई ज़रूरी कानून साजी जो आज हमने की है उस वक़्त की हुकूमतों ने या हुकूमत ने नहीं की। और उन्होंने कहा कि आज वो तवक्को ये कर रहे थे और उन्होंने वाज़े किया कि फैटफ जो है ये हमारी हुकूमत में नहीं आया, ये हमें विरासत में मिला है, ये हमने इनहेरिट किया है फैटफ का इशू, जिसमें हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान का केस, जो कि इन हालात में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मईशत को इन हालात में फैटफ के ज़रिए अगर ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहले ही कम है और अगर ऐसा होता है तो डॉलर की कीमत 250 रुपए तक जाएगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी मईशत। तो उन्होंने कहा ये सब काम जो किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में लाने की कोशिश है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान ना तो सिर्फ ग्रे लिस्ट में रहे बल्कि उनकी कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे अफसोस हुआ और वो तवक्को ये कर रहे थे कि जी शायद अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करेगी इतनी अहम कानून साजी को पास कराने में, लेकिन उनका रवैया देखकर उनको ये एहसास हुआ कि शायद ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हर कानून साजी जो अपोजिशन चाहती है वो उसमें सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज फिर उन्होंने
نیب میں جو 34 امینڈمنٹ پرپوز کی اپوزیشن کی جانب سے اس کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اگر ہم کر لیں تو اس کا مطلب نیب کو دفن کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہمارا شکریہ ادا کرتے اس حکومت کا، کیونکہ پوری دنیا نے اس کی تعریف کی کہ جس طرح پاکستان کی حکومت نے کووڈ-19 سے لڑا، معیشت کو بھی بچایا، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ سب سے امپرووڈ سچویشن میں ہے اور بہت کم نمبر اس وقت پیشنٹس کا آ رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے نہ تو اس کی تعریف کی نہ اس کی تعریف کی. ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب. انور بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی. بیگ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر کی باتیں آپ نے سن لیں. اپوزیشن نے اتنا جلدی میدان کھلا چھوڑ دیا اور اس میں باقاعدہ ہم دیکھتے آتے تھے کہ چاہے جیسی بھی کوئی قانون سازی ہو، اپوزیشن کی جو ترامیم ہوتی تھیں وہ اپنی ترامیم آن دا ریکارڈ ضرور لے کر آتے تھے، چاہے وہ مانی جائیں یا نہ مانی جائیں، لیکن ایک ریکارڈ کا حصہ ضرور بناتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہت ساری امینڈمنٹس پرپوز تھیں اینٹی منی لانڈرنگ امینڈمنٹ بل 2020 میں، لیکن وہ میدان کھلا چھوڑ کر چلے گئے. یہ اپوزیشن کا اس رویے کو، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا، ڈو یو ایگری ود پرائم منسٹر کہ یہ ہر لیجسلیشن میں یہ اپنا مفاد اور فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر آج پرائم منسٹر نے دوبارہ وہ ذکر کیا کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل کے مخالف اس لیے تھے کیونکہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی جان ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، مے فیئر کے اپارٹمنٹس، ون پارک لین کے اپارٹمنٹ، ہائیڈ پارک کے اپارٹمنٹس یہ کہاں سے بنائے؟ تو ان کا اگر یہ جواب نہیں دے پا رہے تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی. I think I will agree with the Prime Minister. وہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے، جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، دے آر جسٹ فائٹنگ کہ بھئی جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کو کس طریقے سے وہ سیف گارڈ کریں. اور یہ سارے جو انہوں نے پرائم منسٹر نے باتیں کی ہیں، آئی ووڈ ایگری 100% کہ جو وہ بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں، اب یہ میدان چھوڑنے والی بات تو یہ نمبر گیم ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے پاس نمبر کم ہے تو وہ جو امینڈمنٹس آئیں گی، جو کچھ اب پروسیس میں تھا پائپ لائن میں، ان کو پتہ ہے ان کو ڈیفیٹ پڑتی جائے گی. تو رادر دین سٹنگ ان دی پارلیمنٹ اینڈ فیسنگ دا ڈیفیٹ آن ریکارڈ ہے تو وہ بیسٹ یہ کہ واک آؤٹ کر کے چلے جائیں. لیکن بیگ صاحب، ہم نے آپ لوگوں کے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ پہلے اپوزیشن جو ہے وہ کم از کم آن دا ریکارڈ ضرور لے کر آتے تھے کہ جی ہم نے یہ امینڈمنٹ، مطلب ٹھیک ہے کاغذوں میں ہوگی لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک بڑا اہم اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اپوزیشن کی کیا ترامیم. دیکھیں میری بات سنیں ضمیر صاحب، یہ معاملہ بیسکلی ہے کرپشن کا. ان کا انٹرسٹ اور کوئی نہیں ہے ماں سوائے اپنی لیڈرشپ کے یہ کرپشن کیسز بچانے کے لیے. جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا اور آپ نے سنا بھی، وہ بس کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا منی لانڈرنگ کا خاص طور پہ جو یہ ٹیٹیاں گئی ہیں ملینز اینڈ بلینز کے اندر، وہ بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں. یہ اب دے وانٹ ٹو سیو دیئر سکنز. اب اس کے لیے کیا ہے، وہ پھر گورنمنٹ کے اوپر یہ کنڈیشنز ڈالیں گے جو ڈال رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کی حکومت ڈڈ ناٹ گیو ان آن اینی آف دیٹ اکاؤنٹ، اور اللہ کا فضل ہے آج یہ پاس ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک آج رات اپوزیشن آرام سے سو نہیں سکے. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں جنرل قادر بلوچ صاحب سے. جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ لوگ کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے، اپوزیشن کے جی شکریہ ادا کرتی کہ جی فیٹف کے لیے انتہائی اہم قانون سازی آج کامیابی سے مکمل کی گئی. اب امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا فیٹف کے فورم پہ کیس سٹرونگ بنے گا. اور تو پرائم منسٹر نے تو کہا کہ چلیں اس کی نہیں تو کووڈ کی بھی تعریف نہیں کی، جبکہ WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، UN، تمام فورمز، دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی تعریف کر رہی ہے کہ کس طرح کووڈ-19 کو فیس کیا، ہینڈل کیا اور اب اس سے نکل رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اتنا بھی نہیں کر سکی اپوزیشن؟ زمیر بھائی، میں ایک بات پہ حیران ہوں. پتہ ہے ممکن ہے میری سوچ غلط ہو یا الٹ ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو
प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिमांड की है, ये डिमांड आनी चाहिए थी अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन को कांग्रेचुलेट किया जाता, उनकी तारीफ की जाती कि उन्होंने ताउन किया और उनके ताउन के नतीजे में ये 2 कानून जो कि जरूरी थे पास किए गए। ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की थी और गवर्नमेंट को हर सूरत में FATF के मुसीबतों से अपने आप को बचाने के लिए ये चंद कवानीन पास करने बहुत जरूरी थे। अगर ये ना होते तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता, ब्लैक लिस्ट में हम लोग चले जाते। और इस बात को पूरी कौम समझती है, अपोजिशन भी समझती थी और गवर्नमेंट भी समझती थी, इसलिए गवर्नमेंट के जनरल साथ साहब ताउन किया गया। बिल्कुल सही फरमाया जनरल साहब, लेकिन ऑपोजिशन तो वॉकआउट कर गई। मतलब पहला बिल पास हुआ और उसके बाद वो निकल लिए। हालांकि स्पीकर बार बार उनकी नाम लेते रहे कि जी ये शायद खाकान अब्बासी की अमेंडमेंट है, आप बोलें, लेकिन वो पहले 2 दफा बोले नहीं और उसके बाद उठ के चले गए। तो शुक्रिया तो प्राइम मिनिस्टर उनका तब अदा करते अगर वो आखिर तक, जब ये कानून साजी मुकम्मल हुई तो तब वो शुक्रिया अदा कर देते। मुखालफत नहीं की उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो FATF का जो बिल था ये जरूरत थी, कौमी जरूरत थी और उसमें ताउन की जरूरत थी। और किसी स्टेज के ऊपर भी अपोजिशन ने ये नहीं कहा था कि वो इसको पास नहीं करने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो भी बिल ले आती है उसका ताल्लुक हमेशा पैदा कर देती है अपनी सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी से मुताल्लिक बना देती है उसको, पहली बात। और दूसरी बात, अपनी सो कॉल्ड करप्शन की जो कहानियां होती है उसको ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, हर तकरीर के साथ, हर बात के साथ, हर अपीयरेंस के साथ। अभी मेरे दोस्त ने, बेग साहब ने भी बात की कि वो मेगा करप्शन, अरबों की करप्शन और करप्शन। मेरे भाई करप्शन की है, बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन क्या आपको, मुझे, हम सबको हक पहुंचता है बगैर किसी सबूत के इस बात को कंक्लूसिव तौर पे बतौर आर्गुमेंट के हम सामने लाएं और बोलें कि उन्होंने ये किया तो वो किया तो फलान किया या नहीं किया। अभी तक तो भाई अदालतों में मामला चल रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, रेफरेंसेस आए हैं, अभी तक 1 रुपए की करप्शन है सच साबित नहीं की जा सकी है और न रिकवरी हुई है और न गवर्नमेंट के खजाने में ये जो सो कॉल्ड मेगा करप्शन किया जा रहा था उसकी बात आई है। ऑन दी अदर हैंड करप्शन की जब बात आ जाती है तो गवर्नमेंट खुद मानती है इस बात को कि जी हमने तो ऊपर लेवल के करप्शन को कंट्रोल कर लिया, नीचे लेवल में धूल पटी हुई है, वहाँ पर 1 से 3 गुना हो गया। गरीब चाहे जितना ही रगड़ा खाए, अमीरों के लिए प्राइमरी गुंजाइश उन्होंने कम कर दिया। ये क्रेडिटेबल बात है उनके लिए कि अमीर ठीक है जितनी उनके करप्शन को कंट्रोल कर लिया, बकौल है उनके, लेकिन गरीब के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर ने कई मरतबा इस बात को माना है कि जी ये उसी तरह से है ये कार्रवाई। लेकिन जनरल साहब एक चीज की तो तारीफ कर दें कि अगर एक शुरू ऊपर से, टॉप से अगर एक चीज कम हो रही है तो यकीनन उसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे तक जाता है। अगर टॉप लेवल पे कोई शख्स करप्शन नहीं कर पा रहा तो उसके मातहत भी नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में इस फॉर्मूले में कोई गलत चीज तो नहीं है। डिफरेंस से उन्होंने अगर बिल कोई पास कराया है तो ये बड़ी फिक्र की बात है उनके लिए। उनको सोचना चाहिए कि उनके रैंक्स और फाइल्स कम होते जा रहे हैं और इसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि अपनी हुकूमत का मुद्दत ही पूरा कर सके। सही, अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि अपोजिशन हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़कर चली गई। कल तक तो वो ये कह रहे थे कि ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज्ड हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में जो हुकूमत लेके आई है वो उनको कबूल नहीं होंगी, लेकिन आज हमने देखा कि वही जो कंट्रोवर्शियल बिल जो इसको बनाया जा रहा था उसको पास होने दिया अपोजिशन ने। जनरल कादर साहब का ख्याल था कि ये इंतहाई अहम थी और वो अपोज ना करते, लेकिन उनकी तरफ से जो अमेंडमेंट थी उनको पुश भी नहीं किया गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। सेनेटर बेग साहब, आपने जनरल साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। मुझे ये बताएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर कैसा, मतलब अगर ये 90 दिन क्या 190 दिन क्या चाहे 360 दिन भी अगर किसी का रिमांड लेना है, किसी को उठा लेना है, तो अगर उसने अपना कितने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो उसको डर कैसा होना चाहिए। तो ये वो पंजाबी च कहते ना, मतलब जिन्ना खादियाँ गाजरां टेढ़ो ना दे पीड़, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह इशारा किया मतलब ये सही है?
ضمیر صاحب میں پہلے جنرل صاحب کے باتوں کا جی تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں. جنرل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اور پھر جنرل صاحب سے باتیں یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا. ماشاء اللہ, ہی واز اے لیفٹیننٹ جنرل ان پاکستان آرمی, گورنر رہے ہیں بلوچستان کے, اور ان کی پاکستان ملٹری کے اندر بڑی عزت ہے. بالکل. مجھے حیرانگی یہ بات ہوتی ہے کہ جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز پروو نہیں ہوئی. ارے بھائی, سب بھول گئے ہیں کہ وہ قطری لیٹر دینا تھا, وہ منی ٹریل دینا تھا جو کورٹ مانگ رہی تھی, وہ آج تک تو منی ٹریل آیا نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن نہیں کی. فار گاڈ سیک, اتنی بڑی بڑی لیموزین اور ٹاپ کلاس, ٹاپ آف دا رینج رولس رائس میں پھرنا, اور پھر میفیئر, یہ بھی لنڈن جاتے رہیں, وہ اپارٹمنٹس دیکھیں, اتنے ایکسپینسو ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بھئی کہاں سے آئے ہیں؟ یہی کورٹ پوچھ رہی تھی نا. آپ منی ٹریل دے دیتے کہ بھئی میرے بچوں نے یہ کمایا, اللہ خیر سے اللہ. بٹ دیٹ نیور ہیپنڈ. اور پھر جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, اب وہ کیا سپریم کورٹ ججز ور فولس by branding a prime minister and banning him for life? I'm sorry. میں اس وقت PMLN میں تھا جب یہ پیناما شروع ہوا, and I was probably the first man not to support the prime minister on this because I was not convinced. اور پھر پرائم منسٹر نے کتنی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی, پارلیمنٹ میں دی کہ جی منی ٹریل ہمارے پاس ہے. پورا ایک فائل لا کے Where was that? پھر آپ بھول گئے کہ 2000 کے اندر ڈار اپنی سکن بچانے کے چکر میں حدیبیہ کیس کے اندر وہ سب بیان دے کے گیا ہے. یہ آج پرائم منسٹر نے بھی انہوں نے کہا کہ مدر آف آل کیسز ہے وہ ان کے خلاف. وہی نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ کیا اندر اپنے ہاتھ سے لکھ کے گیا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ, اور اب بھی مکر گیا ہے. مطلب ہے کہ یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ قوم ٹھیک ہے بیچاری جاہل ہے, بٹ جو پڑھے لکھے لوگ ملک کے اندر ہیں وہ they will never buy this kind of stupid stories یار. ابھی یہ تو لوٹ مار لگی ہوئی ہے نا, 24 گھنٹے لوٹ مار ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے کہنے کا یہ کوئی بات ہے؟ کہ کرپشن نہیں ہوئی. بھائی کرپشن ہوئی ہے, کرپشن نہ ہوتی تو ملک کا یہ حال ہوتا جو ہوا ہے. حشر نشر ہو گیا ہے ملک کا. یہ بات عمران خان کی صحیح ہے کہ آدھی چیزیں تو انہیریٹ کی ہیں اس نے, یعنی جب 1% پیسہ تھا نہیں, قرضے پہ قرضہ چڑھا ہوا تھا. ظاہر ہے ایک قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ لینا پڑتا ہے, اور جب نیا قرضہ لیتے ہیں تو وہ اس سے مہنگا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو کنٹری بیٹھا جائے گا نا. بٹ ابھی آر یو کنونس کہ اب جو پالیسیز ہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, یہاں پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کرپشن اور منی لانڈرنگ کی بات ہے, آئی ووڈ گیو فل مارکس ٹو عمران خان کے جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پرابلم, نہیں تو ہمارا ملک کا آگے چلنا نظام کیسے چلے گا. اور پھر یہ جو مدرسوں کا کیا ہے, دس از آلسو ایکسلنٹ. یہ کوئی تو کوئی کرے نا یار. اگر سب کچھ چھوٹ اس طریقے سے دے دیں, اب کیا میں آپ کو بولوں, یہ لال مسجد کا کیس آپ دیکھ لیں, دونوں روڈ بند کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. اس کو ختم کرو قصے کو یار. برنگ نارملسی ٹو دا سٹی آف اسلام آباد. وہ اپارا میں آپ جائیں, بند ہے راستے. مطلب یہ تو دیکھیں نا, پھر یہ جو آج اسلام آباد کیپٹل علاقہ جات وقف املاک بل 2020 ہے, مطلب یو سپورٹ دس؟ یس آف کورس, گورنمنٹ شوڈ کم ہارڈ آن اٹ یار. دیکھیں, دس از دا کیپٹل, یہ چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں کچھ بھی ہوتا ہے ایک ورلڈ وائڈ میڈیا اس کو فلیش کرتا ہے. So I think we have to be very practical, and we have to do business. Right. جنرل صاحب, یہ فیٹف کے حوالے سے یقیناً آپ کے دور میں بھی معاملات چل رہے تھے, آپ لوگ بھی فیٹف میں ریپریزنٹ کر رہے تھے, پاکستان آپ کی گورنمنٹ اس وقت تھی. یہ سارے اہم معاملات اس وقت بھی تھے, ان کی لسٹ میں تھے کہ جی ان کو آپ ریزالو کریں, تو اس کو کیوں نہیں کر سکے؟ آپ لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ اچھی خاصی میجورٹی بھی تھی, کوئی مسائل بھی نہیں ہونے تھے, لیکن اس طرف کیا توجہ نہیں تھی؟ یا جس طرح پرائم منسٹر نے بولا کہ ہر چیز میں صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے, اور فیٹف میں بھی آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور دوسرا, آج پھر جو تفصیلی فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں تو نان بیلیبل وارنٹس بھی ایشو ہو گئے ہیں, وارنٹس سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے, اور ان کو کہا ہے کہ جی 22 تاریخ تک جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہائی کمیشن پاکستان کے ذریعے ان کو اریسٹ کر کے 22 تاریخ تک پیش کرے. جی جی جنرل صاحب.
जी, ये जो पॉइंट मैं समझा नहीं कि कौन सा पॉइंट था, बाकी बातें आपकी तमाम समझ आई। पॉइंट क्या था जिसको हमने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ? फैटफ में आपकी गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान मतलब को, और लेकिन जो इंतहाई अहम नौयत की कानून साजी फैटफ के फोरम से डिमांड की जा रही थी, वो आप लोगों ने उसमें ताखीर क्यों की? मतलब इतने सारे, मतलब पहली मीटिंग से ही मालूम था कि ये चीज़ें करनी हैं, तो आज जब वो हो गई हैं, चलें हो गई, लेकिन क्या वजह थी? जो प्राइम मिनिस्टर के, जो इमरान खान साहब के खदशात हैं, तो वो तो फिर सही लगते हैं कि वो शायद आप लोग PMLN की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि इस कानून साजी से उनके अपने इंटरेस्ट खराब हो रहे थे। आप FATF के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी, FATF के बारे में। पहले तो मैं अपने भाई के थोड़ा सा जरा उनसे लड़ाई झगड़ा भी कर लूं ना, दोस्त है। सही हमेशा जब बिल्कुल जी, बाय ऑल मींस आर्गुमेंट करने में सही। एक दूसरे को बीट करने की या एक दूसरे के खिलाफ काउंटर करने की सही गुंजाइश होती है। जी जी बिल्कुल भाई, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सही है। जितना आपको हक पहुंचता है राय रखने का, इतना ही मुझे बेग साहब हक है कि मैं भी राय रखूं। सही। और राय फाइनल हो जाते हैं एक सिविलाइज्ड मुल्क में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमेशा फाइनली कोर्ट्स के थ्रू चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं। कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स जिस वक्त आ जाते हैं, उस वक्त चीज को फाइनल समझा जाता है। उससे पहले जो कुछ भी कहा जाता है वो इल्जामात के जिम्रे में आ जाता है, वो मुल्जिम के कैटेगरी में लोग शुमार किए जाते हैं। मुजरिम वाली कहानी उस वक्त आ जाती है जिस वक्त कोई चीज साबित हो जाता है। जब मैंने ये आर्गूमेंट दी करप्शन के बारे में, ये तो बेग साहब तो वो कह रहे हैं कि जी ये फलान हुआ, ये फलान हुआ। बेग साहब को मुकम्मल हक पहुंचता है, बेग साहब को 100% हक पहुंचता है कि 100% यकीन करे उन बातों के ऊपर वो जो कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है, न बेग साहब को मैं ग्रांट करूंगा कि वो मेरे ऊपर भी अपने खैरात थोपें और ये कहें कि मैं भी 100% यकीन कर लूं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो ठीक है। जनरल साहब, बेग साहब ने कहा कि वो उस वक्त PMLN के सेनेटर थे जिस वक्त ये मतलब PMLN ज्वाइन कर चुके हुए थे जब पनामा का केस आया है, और उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त वो चीजें मतलब he refused to buy what the prime minister was telling them at that point. I did not support the party at that time. जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी जी, दो चीजें कंक्लूड हो चुकी हैं। एक, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और वो किसी सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद अकामा है। सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है, मेरे समझ में ये बातें नहीं आती हैं। मैं बाहर के मुल्कों में जाता नहीं हूँ, और न मैं किसी मुल्क में मेरे पास न अकामा है, न सिटीजनशिप है, न प्रॉपर्टी है। ये चीज मैं समझता नहीं हूँ। बहरहाल अकामा की बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अकामा में कोई ऐसी करप्शन वाली बात नहीं थी, अगर थी तो वो इतनी थी कि 10,000 दरहम उसको मिलते थे तनख्वाह के। उस 10,000 दरहम के ऊपर कुछ टैक्स बनता था, वो टैक्स प्रोबेबली उन्होंने नहीं दी, तो उस तक उन्होंने करप्शन की और जितने पैसे अच्छा जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक इसी पे आप ही से सवाल कर लेता हूं कि सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर अगर किसी फॉरेन कंट्री का इकामा होल्डर हो आपकी गवर्नमेंट में, तो डू यू सपोर्ट दैट, या आप कहेंगे कि आपको शायद इस इशू का इतना कोई मालूम नहीं है, तो मतलब खैर है, इकामा होल्डर इज नॉट ए बिग डील? मैंने अपने राय दी, झूठ बोल, जो कुछ भी है अदालत ने दे दिया। अदालत की नहीं, बात अगर सिटिंग मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आपकी गवर्नमेंट में, मैं ये पूछ रहा हूं, वो उन्होंने दी, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं ना। लड़ नहीं रहे ना, सही लड़ नहीं रहे। मैंने उसके ऊपर अपनी कमेंट्स दे दिए, मैंने अपनी राय दे दी। सही। दूसरी बात जो आई है, वो उनको 7 साल की जो कैद हुई है, वो एक अजम्पशन के ऊपर है। एक अजम्पशन के ऊपर है कि उनके बच्चे जो वहां पर रह रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उनका दौलत, उनका हिसाब किताब, ये वो वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो प्रोबेबली वो मैच नहीं करते उनके लेवल ऑफ इनकम को जो उनको वहां पर कमाना चाहिए। इसलिए ये अज्यूम किया गया है कि उनके बाप ने यहाँ से करप्शन की होगी और ये करप्शन का पैसा यहाँ से। वेरी राइट जनरल साहब, लेकिन सवाल ये था कि उसका
पूछ रहे थे कि क्या ज़राए हैं जहां से उनके पास वो पैसा आया, और जिसका अभी मेरे ख्याल में अभी काफ़ी अरसा हो गया, कोई 2-2.5 साल तो हो गए जिसका जवाब नहीं आया। अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक्स पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बेग साहब, ये तो सारी सूरत हाल है जो हमने कल एक फ़ैसला सुना, आज उसका बाकायदा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया और उसमें नॉन बेलेबल वारंट्स मियां नवाज शरीफ साहब के इशू कर दिए हैं और उनको कहा है कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है इस वारंट्स की वो वफाकी हुकूमत करे थ्रू हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन UK फॉर 22 सितंबर 2020। अब एक साबिक वज़ीर आज़म को एक जो नैब अदालत है वो मफरूर डिक्लेयर कर रही है। जनरल साहब आप कोई बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, प्लीज़। मुझे मौका नहीं दिया। मैं जो बात करना चाहता था ये था कि अभी तक जो कुछ भी है वो कंक्लूसिव नहीं हुआ है। अदालतें जिस वक्त अपनी जजमेंट देंगे, अदालतों की राय का एहतराम करना हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में अदालतें जब आखिरी अदालत से फैसला आ जाता है उसको तस्लीम करना पड़ता है। और जो इस किस्म का जब फैसला आ जाएगा, पीलू का फैसला हो जाएगा, हम बिल्कुल उसी राय पे आ जाएंगे जो कि हमारा बेग साहब की राय है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अजम्पशन के ऊपर ये जो उन्होंने कहा है कि उनके बेटे वो जो जिसके ऊपर उनकी कन्विक्शन हुई है, ये नहीं बताया कि भाई अगर पैसे मनी लॉन्डर हुआ तो कितना रकम गया, कब रकम गया, कहां से रकम चोरी हो गया, किस रास्ते से गया, उसकी मिकदार कितनी थी, सही, इसके बारे में किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। सही जनरल साहब, बिल्कुल सही फरमाया जनरल साहब, आपका बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन एक मतलब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 9 तारीख को साबिक वजीर आजम को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है तोशा खाना केस में। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आता है जिसमें उनके बाकायदा वारंट्स इशू हो गए हैं कि जी वारंट्स किन के इशू होते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किनको कहा जाता है अदालतों की तरफ से। जरा थोड़ा सा ये भी बता दें कि मतलब ये सब जो है मफरूजों पे है, गलत है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है और ये मतलब ज्यादती हो रही है एक 3 दफा साबिक वजीर आजम के साथ। आप एक एंकर नहीं लग रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे, आप इमरान खान न बन जाए, आप एक एंकर बन जाए। गवर्नमेंट ने अगर लगा दिया तो इसके लिए गुंजाइश है। हाई कोर्ट में भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, इसके लिए रेमेडी लेना है। ठीक है। और अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर भी होते हैं, लोग होते रहे हैं, उसके बाद वो रिलीज भी होते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई एक इल्जाम लग गया, दैट इज द एंड ऑफ इट। एक जज ने एक जजमेंट दे दिया, एक जज ने ये भी जजमेंट दे दिया है कि अहद चीमा साहब कोई साहब थे, 2.5 साल उनको जेल में रखा और इन्हीं अदालतों ने उसके बाद, कल परसों की बात है, अखबारों में हमने पढ़ा है कि उस गरीब के खिलाफ तो कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों रखा, वो गरीब था या अमीर था या क्या था। तो हमारी अदालतें ये कार्रवाइयां करते रहते हैं, हम उनको क्वेश्चन नहीं करते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर किया है, लीगल रेमेडी उसके लिए उसके अवेलेबल है और वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल गया तो जो इल्जाम है उसके ऊपर इल्जाम लगेगा। ही विल हैव टू आंसर फॉर इट, ही विल हैव टू आंसर फॉर इट, आई विल नॉट आंसर फॉर इट। चले जी बेग साहब। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब शुड बी इन पाकिस्तान। वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपना नाम क्लियर करवाएं। यानी अगर जाना भी इनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स की एक स्टोरी चल रही है और वो भी अपेरेंटली इट लुक्स ऑल फेक कि अल्लाह उनको जल्द से दे। He should come back. He should come back and face the court and say that I am not guilty. यानी he is leading a big party in Pakistan. और अगर ये इस तरीके से भागे रहे, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वारंट निकले, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ला सकेगी वापस, क्योंकि देखें वहाँ पे दुनिया का ब्लैक का पैसा यूके में पड़ा हुआ है। अभी पीछे आर्टिकल एक ब्रिटिश लीडिंग न्यूज़पेपर में आया कि यूके इज़ द सेफ फिस्ट हेवन फॉर
money laundering صحیح. and black money. Since you have mentioned money laundering, مجھے بتائیں آج جو یہ بل پاس ہوا ہے اس سے اپوزیشن کو پریشان ہونا Of چاہیے. course ہونا ان چاہیے. کے اوپر کیوں امپیکٹ آئے گا؟ بھائی آپ دیکھیں نا کتنے یہ ٹیٹیاں گئی ہیں, سندھ سے گئی ہیں اور لاہور سے گئی ہیں. کین یو امیجن دوز ٹیٹیز؟ انہوں نے سب یعنی کنفیشن کیا ہے جن کے نام, اور کوئی رکشے والا ہے, ٹھیلے والا ہے, کوئی پان والا ہے. مطلب اپوزیشن شوڈ بی ورڈ. دے شوڈ بی ورڈ بیکاز یہ بلینس کے اندر انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. یہ لیجسلیشن تو ہم نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے دیکھیں میری بات سنیں ضمیر صاحب, جب ایک قانون بنتا ہے نا تو پھر قانون کے گرپ میں جو آئے گا وہ پھنسے گا. اینڈ آئی تھنک دے ول ہیو سم سلیپ لیس نائٹس اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. اچھا, آئی ایم ٹیلنگ یو دے ول ہیو سم سلیپ لیس نائٹس. کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر تو دیر از نو کمپرومائز فرام اینی پارٹ, any segment of this کسی ادارے کی طرف سے کوئی لیور نہیں ہے, لیوریج نہیں ملے گی, کوئی لیوریج نہیں so ملے they گی. have to be very careful now. They should hire some really good lawyers اچھا, to save their skin, otherwise they are all gone in. but how strong we will be in FATF now? Well, I hope, جب اب گورنمنٹ جا کے بتائے گی ان کو, and I think hopefully inshallah we'll get out of it, although there's a great opposition from our enemy countries, but inshallah we'll get out of it after this legislation. بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سینیٹر انور بیگ صاحب, جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.